Start with the great name of Allah subhanahu wa ta'ala, the most beneficial and the most merciful। अच्छा, कैपिटल स्ट्रक्चर के सर ने 2 क्लासेस में सवाल करवाए थे। एक तो सर ने करवाया था ऑनलाइन क्लास में, उसमें शायद 3 से 4 सवाल करवाए थे। और उसके बाद जो सर ने करवाए थे 2 सवाल वो फिज़िकल क्लास में करवाए थे, जो कि हैं ST1 और ST2। तो ST1 में इसीलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जितने भी ऑनलाइन क्लास में सवाल हुए थे वो ऑलमोस्ट इसमें कवर हो जाएंगे, एक ही जैसे हैं। तो पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एंड देन फिर हम सोल्यूशन पे जाते हैं। रोगस कंपनी है जिसकी करंट सिचुएशन यह है कि उसका जो EBIT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है, जो कि ये रहा हमारे पास, वो कितना है 4.7। ठीक, तो यानी उसने इस साल में जो कि गुज़र चुका है और उसने अभी तक टैक्स और इंटरेस्ट नहीं दिया, तब तक उसने $4.7 मिलियन कमा लिए हैं। टैक्स कितना दे रहे हैं वो 40% है। वैल्यू ऑफ टैक्स जो है हमारे पास 2 मिलियन है। यानी उसकी कंपनी में जितने भी पैसे लगे हुए हैं उसमें उसने $2 मिलियन कहीं से उधार लेकर लगाए हैं। उस डेट जो उसने कहीं से भी बोरो किया है जो कि 2 मिलियन है, उस पे जो RD है वो है 10%, जिसको हम इंटरेस्ट रेट भी कह सकते हैं। ये जो RS लिखा हुआ है ये है कॉस्ट ऑफ स्टॉक या कॉमन स्टॉक। तो कॉमन स्टॉक जो है उसी की बेसिस पे हमारी इक्विटी जो है मेजर की जाती है। तो इसका मतलब ये जो RS है इसको हम RE भी कह सकते हैं। ठीक है, शेयर्स ऑफ स्टॉक आउटस्टैंडिंग जो है वो है 6 लाख, यानी इतने शेयर जो है हमने मार्केट में फेंके हुए हैं इन अ वे कि लाइक इतने शेयर जो हैं वो मार्केट में लोगों ने हमसे ख़रीदे हुए हैं, या हमारे जो शेयर्स हैं वो इतने मार्केट में हम बेच चुके हैं, जो कि कभी भी फ्यूचर में हम बाय कर सकते हैं। स्टॉक की जो प्राइस है वो है $30 पर शेयर। फिर है फर्म्स मार्केट स्टेबल एंड देन जो है यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं है, G=0। सो ऑल अर्निंग्स आर पेड आउट एज डिविडेंड्स। EPS=DPS, यानी जितना भी हम कमाएंगे हम सारा का सारा अपने शेयर होल्डर्स में बांट देंगे। यानी जितना हमारा EPS होगा वो DPS यानी EPS=DIV नॉट के बराबर होगा। द डेप्ट कॉन्सिस्ट ऑफ परपिचुअल बॉन्ड्स, इसको छोड़ दें भाई। पहला सवाल, पहला रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म्स स्टॉक एंड द फर्म्स टोटल मार्केट वैल्यू। अच्छा, सबसे पहले तो आपने मार्केट वैल्यू बतानी है फर्म के स्टॉक की एंड द फर्म्स टोटल मार्केट वैल्यू। ठीक है, यानी एक तो आपने कैलकुलेट करना है यहाँ पे TVF। ठीक है, और इक्विटी आपने फाइंड करनी है। फिर है व्हाट इज द फर्म्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और वैक फाइंड करना है। ठीक है, 3 चीज़ें हैं। एक हमने TVF टोटल वैल्यू ऑफ फर्म जो कि डेट और इक्विटी प्लस करने से मिलेगा। एक हमने वैक फाइंड करना है, 2 चीज़ें। अच्छा, तीसरी जो चीज़ थी वो थी फर्म स्टॉक, यानी हमने P0 फाइंड करना है। ठीक है, मैंने पहले शायद कुछ और बता दिया था, इग्नोर कर दें उसको। ठीक, तो ये B तक जो है जब हम सोल्यूशन निकालेंगे तो ये है लाइक इसको आप ये समझें कि ये सवाल का पहला हिस्सा है। लेकिन जब हम सवाल के सेकंड हिस्से पे जाएंगे तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर सारा एक ही साथ सॉल्व करेंगे। वो ये कह रहे हैं कि सपोर्ट द फर्म कैन इंक्रीज इट्स डेट सो दैट इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर हैज़ 50% डेट बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यूज़। अब कंपनी ने क्या किया, रिकैपिटलाइजेशन की, यानी अपने स्ट्रक्चर को चेंज किया। पहले जो कि डेट 2 मिलियन थे, ठीक है, अब उसमें हम टोटल निकालेंगे कि इक्विटी कितनी आई और क्या परसेंटेज है डेट की। ठीक, चले मैं बता भी देता हूँ कि वो 10% थी। ठीक है, वो हम बाद में निकालेंगे भी। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि डेट कितने हो गए 50% बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू। एट दिस लेवल ऑफ डेट इट्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी राइजेस टू 18.5%। अब जो इक्विटी की कॉस्ट है वो 18.5 हो गई, और इंटरेस्ट रेट ऑन ऑल डेट विल राइज टू 12%। जो डेट पे इंटरेस्ट रेट था, पहले था RD 10%, अब RD 12% हो गया। और इक्विटी RE पे जो कॉस्ट थी पहले थी 15%, अब 18.5% हो गई। फिर है व्हाट इज़ द वैक, पहले वैक बताओ, टोटल वैल्यू बताओ दोबारा से, और हाउ मच डेट इट विल इशू एंड व्हाट इज़ द स्टॉक प्राइस। डेट कितना निकला और स्टॉक की प्राइस कितनी है P0। हाउ मेनी शेयर विल रिमेल आउटस्टैंडिंग आफ्टर द रीपरचेज। अच्छा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं फिर हम एग्जैक्टली सोल्यूशन की तरफ जाते हैं कि जब भी हमने पहले इतना कर्जा लिया हुआ था तो उस पर तो हमारी कंपनी की बुनियाद थी जो भी थी।
लेकिन जब हम नया कर्ज़ा लेंगे तो वो कर्ज़ा लेने का मकसद ही यही है कि मार्केट में जो हमने शेयर्स बेचे हुए हैं उनको रीपरचेज़ कर लिया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे पास यहाँ पे 6 लाख मार्केट में हमारे शेयर्स मौजूद हैं और जो नया कर्ज़ा आया उसमें से मैंने 2 लाख बाय कर लिए, ठीक है? तो अब पीछे मार्केट में 4 लाख शेयर्स रह जाएँगे। अब हम प्रॉपर सॉल्यूशन पे जाते हैं देन इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, तो क्योंकि मैंने क्वेश्चन कॉपी पे नहीं लिखा हुआ तो उसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग से समझाना पड़ा। अब डेटा आप लोग क्वेश्चन सामने रखिएगा और हिसाब से बना भी सकते हैं, और पहले इसका सोल्यूशन ग्रुप में भी मौजूद है। डेटा में हमारे पास EBIT आ गया 4.7, टैक्स 40%, डेट 2 मिलियन है, RD 10% है, और हमारे पास है RE 15%। नंबर ऑफ़ शेयर पता है आपको। TBF निकालना है, PM या P0 निकालना है यानी प्राइस पर शेयर, और वैट निकालना है। अच्छा, EBIT हमारे पास है 4.7, और इसको हमने लेके जाना है EAT यानी अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो हमने दो चीज़ें निकालनी है, एक इंटरेस्ट निकालना है इसमें से, और एक हमने टैक्स निकालना है। इंटरेस्ट जो है वो किस पे लगेगा, जो कि हमने डेट बोरो किया होगा। तो अगर हम डेट पे आ जाएँ तो हमारे पास डेट कितना है 2 मिलियन, और 2 मिलियन पे जो हमारे पास टैक्स लग रहा है वो 10%। तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ डेट है या इंटरेस्ट है। तो ये हमने यहाँ पे साइड पे लिखा हुआ है 2 मिलियन इंटू 0.1, 10% को आपने कन्वर्ट कर दिया या कैलकुलेटर पे डायरेक्ट 10% ही लिख दें, ठीक। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.2। हम इसको थोड़ा बहुत कैलकुलेट भी करते रहते हैं जहाँ तक थोड़ा आसानी रही। तो ये हमने लिखा 10। अच्छा, परसेंटेज के लिए आप क्या करेंगे, शिफ्ट और फिर ये वाला दबाएंगे तो ये परसेंटेज आ जाएगा, एंड देन हमारे पास आ जाएगा 0.2, ठीक। तो ये 0.2 आ गया, 4.7 से माइनस कर दिया 0.2 जो कि हमारे पे इंटरेस्ट है, तो आ जाएगा 4.5। अच्छा, 4.5 क्या है, अर्निंग बिफोर टैक्स। टैक्स जो है हमारी जितनी भी अर्निंग होती है इंटरेस्ट के बाद उस पे लगता है, जो कि हमारे पास 4.5 है। 4.5 हमने 40% टैक्स लगाया, 0.4 तो आ गया 1.8। तो 4.5 में से 1.8 निकाला तो पीछे रह गया 2.7। ये हमारे पास आ गई EAT। अच्छा, ये अर्निंग आफ्टर टैक्स यानी टैक्स और इंटरेस्ट निकालने के बाद अब पीछे 27 लाख रुपए हैं जो कि मेरा प्योर प्रॉफिट है। और हमारे शेयर्स कितने हैं वो हम नीचे बल्कि ऊपर देख चुके हैं, 6 लाख। तो अगर मैंने इतने पैसे प्रॉफिट कमाया और मेरे पास शेयर्स कितने हैं 6 लाख, तो इनको मैं आपस में डिवाइड कर दूंगा तो मुझे एक शेयर पे कितना कमाया वो मालूम हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं EPS, अर्निंग पर शेयर। तो ये 27 लाख डिवाइड बाय 6 लाख कैलकुलेटर पे करेंगे तो आ जाएगा 4.5 पर शेयर। अच्छा, कंडीशन हमारी जो क्वेश्चन में हमने पढ़ी थी वो ये थी कि EPS इज इक्वल टू DPS यानी अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर, यानी हमारे पास ये जो EPS है इसको ही हम DIV नॉट बना देंगे। तो 4.5 हमारे पास आ गया DIV नॉट, यहाँ पर आ गया P0 इज इक्वल टू DIV नॉट अपॉन RE। क्योंकि हमारे पास ग्रोथ जीरो है तो फॉर्मूला सिंपल यही रहेगा, 4.5 डिवाइडेड बाई 0.15। RE 15% था, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया 0.15। तो हमारे पास जो प्राइस आई वो आएगा $30। फिर आ जाते हैं हम नीचे। क्योंकि हमने TVF यानी टोटल वैल्यू फर्म निकालनी है तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इक्विटी कितनी है और डेट कितना है। डेट तो हमें पता है वो है 2 मिलियन जो कि हमने डायरेक्टली लिखा। इक्विटी हमने कैसे निकाली, क्योंकि एक शेयर हमें पता है कितने का है, 30 का। टोटल शेयर है हमारे पास 6 लाख, तो 6 लाख को हमने 30 से मल्टीप्लाई करवा दिया। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास एक पेंसिल है जो कि 10 रुपये की है, टोटल मेरे पास 10 पेंसिल है, तो 10 इंटू 10 तो हमारे पास 100 है, वो टोटल वैल्यू आएगी। इसी तरीके से इक्विटी भी शेयर्स के हिसाब से मल्टीप्लाई होगी प्राइस, और हमारे पास ये आ जाएगा 18 लाख और 1 लाख, 1 करोड़ 80 लाख और 20 लाख, 2 करोड़ हमारे पास आ गया कैपिटल वैल्यू। इसको TVF भी कहते हैं, ये ए हमारे पास आ गया, ठीक। फिर आ जाते हैं हम कि वैक निकालना है। अच्छा, दो चीज़ें हमने निकालनी थी, एक हमने TVF निकाली और ये P0 तो हमने पहले ही निकाली है 30, दो चीज़ें आ गई। तीसरी चीज़ हमारे पास है वैक। वैक के लिए हमारे पास RD मौजूद है, RE मौजूद है, टैक्स मौजूद है। हमने क्या निकालना है, WD और WE। तो WD का फॉर्मूला हमें पता है डेट अपॉन वैल्यू, और WE का फॉर्मूला पता है इक्विटी अपॉन वैल्यू। तो डेट हमारे पास था 2 मिलियन, तो मैंने मिलियन को हटाकर सिर्फ 2 लिखा, एंड वैल्यू था 20 मिलियन, तो 2/20। इस तरीके से इक्विटी था हमारे पास 18 मिलियन, और वैल्यू टोटल थी क्या, ये हमारे पास टोटल वैल्यू है 20 मिलियन। आपकी मर्ज़ी, आप ये 2 मिलियन पूरा लिखें, 20 मिलियन पूरा लिखें, 18 मिलियन और 20 मिलियन भी ऐसे ही पूरा लिखें, या जस्ट जीरो हटा के ऐसे लिखें।
तो हमारे पास डेट जो है वो 10% और जो इक्विटी है वो 90%, ये दोनों मिलाकर 100% ही होने चाहिए। ठीक, पुट किया और हमारे पास वैक आ गया 14.1%। अच्छा, यहाँ पे एक वैल्यू आपके पास डेसिमल में होनी चाहिए, एक परसेंटेज में होनी चाहिए, यहाँ पे भी ऐसे ही। अब जो मैंने सेकंड पार्ट डिस्कस किया था वो ये था कि आफ्टर रिकैपिटलाइजेशन वो कह रहे हैं कि डेट्स जो थे वो पहले जो 10% थे वो बढ़कर कितने हो चुके हैं 50%। अच्छा, टोटल हमारे पास कितना था 20 मिलियन की कंपनी है। अगर डेट हमारा 50% हो गया तो इसका मतलब 10 मिलियन 20 का आधा 10 मिलियन डेट है और 10 मिलियन इक्विटी है। आर ई ये भी क्वेश्चन में मौजूद है कि 18.5% हो चुका है और आर डी 12% हो चुका है, क्योंकि हमने आर डी कर्जा बढ़ा तो इंटरेस्ट भी बढ़ गया। तो वैक तो हम सिंपली निकाल सकते हैं, ये हमारे पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं। तो वैक तो हमने निकाल लिया, फिर हम आ जाते हैं किस पे, हमने दो चीज़ें और निकाल लिया। अब नया पी नॉट निकालना है यानी प्राइस ऑफ शेयर इस नए स्ट्रक्चर के बाद, और फिर हमने निकालना है ई पी एस एंड और टोटल वैल्यू दोबारा से निकालनी है। ई पी एस का फॉर्मूला था हमारे पास ई ए टी अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स 2.1। अच्छा, ये चीज़ें तो सिंपल है आई थिंक, तो फिर भी देख लें चले। ये डेट हमारे पास 50% हो गए, यानी पहले 2 मिलियन थे अब 10 मिलियन हो गए यहाँ से। तो 10 इंटू 0.1 टू 12% से मल्टीप्लाई किया तो डेट आ गया 1.2। ये 1.2 लेस किया 4.7 में से तो 3.5, टैक्स लगा दिया 3.5 पे 40% का तो 1.4। तो ये अब हमारे पास आ गया लेस करने के बाद 2.1। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स 2.1 मिलियन यानी 2100,000। और नंबर ऑफ़ शेयर्स अगर आप देखें तो हमारे पास कितने थे 6 लाख, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा है 333333। अच्छा, वो देख लेते हैं कि ये कैसे आया, इसकी वर्किंग हमने यहाँ पे अलग से की हुई है। अच्छा, नंबर ऑफ़ शेयर्स कैन बी रीपर्चेज्ड। अगर आपको याद हो कि हमारे पास डेट जो पुराना था वो कितना था 2 लाख और नया डेट कितना है 10 लाख। इसका मतलब हमने इजाफी कितना कर्जा लिया, 2 के बाद 10 तक का जो डिफरेंस है वो 8, सॉरी मैं, अच्छा 2 मिलियन और 10 मिलियन कर लें, या 20 लाख और 1 करोड़ कर लें, ठीक है। तो 2 मिलियन से 10 मिलियन का जो डिफरेंस है वो 8 मिलियन। तो ये जो 8 मिलियन है ये इजाफी कर्जा है, और इस इजाफी कर्जे में से मैंने जो मार्केट में शेयर फेंके हुए हैं मैं उनको दोबारा बाय करना चाहूँगा। अच्छा, मार्केट में एक पेयर कितने का है, एक शेयर कितने का है 30 का। तो हमने क्या किया 8 मिलियन को डिवाइड कर दिया 30 से, तो ये आ गया 266667। ये इतने वो शेयर्स हैं जो कि मैंने मार्केट से दोबारा ख़रीद लिए, ठीक है। तो जब मैं ये मार्केट से ये वाले शेयर ख़रीदूँगा तो मैं 6 लाख में से इसको माइनस कर दूँगा। तो ये मैंने किया 6 लाख माइनस 266667, तो पीछे रह गया 333333। अब ये वो शेयर्स हैं जो मार्केट में मौजूद हैं और इन्हीं पे हमें नया क्या बोलते हैं डिविडेंड भी मिलेगा और मार्केट की वैल्यू भी इन्हीं पे डिसाइड होगी। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स को डिवाइड किया 333333 से, तो हमारे पास ये क्या आ गया ई पी एस अर्निंग पर शेयर आया 6.3, जो कि हमारे पास ई पी एस इज इक्वल टू डी पी एस, यानी यही हमारा डिविडेंड भी है। तो पी नॉट इज इक्वल टू डी आई वी नॉट, डी आई वी नॉट 6.3, आर ई हमारे पास है 18.5%, तो यह आ गया पी नॉट की यानी प्राइस जो शेयर की नई आई है वो कितनी है 34.05। अब हम दोबारा से वैल्यू निकालते हैं, तो वैल्यू है क्या नंबर ऑफ शेयर्स इंटू प्राइस ऑफ शेयर, तो 333333 इंटू 34.05 यही वाला। तो ये हमारे पास नई इक्विटी आ गई 11349989। डेट हमारे पास कितने थे 10 लाख, जो नया डेट आया दोनों को जमा किया तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई, ठीक। अच्छा, वैक जो है हमारे पास आ, इसी हिसाब से हम दोबारा निकाल सकते हैं, बल्कि निकालेंगे, इग्नोर दिस वन, सॉरी फॉर दिस, ठीक है। वो कैसे कि आपके पास टोटल वैल्यू ये है। अब इसी की बुनियाद पे आप क्या करेंगे, चलो मैं थोड़ा सा इधर बता भी देता हूँ ताकि समझ आ जाए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे डब्ल्यू डी है इज इक्वल टू डेट अपॉन वैल्यू। तो डेट आपके पास कितना है 1000, 10,000, लाख, 10 लाख मेरे ख्याल से 1 2 3, हाँ, इसको डिवाइड कर देंगे 21349989। तो चले इसको हम कर भी लेते हैं 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 21349989।
तो ये हमारे पास रहेगा 0.6 एंड सॉरी मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो हमारे पास नया डाटा आएगा 46.8 आएगा। ये थोड़ा शायद कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, 46.8%। इस तरीके से इक्विटी हमारे पास आ जाएगी समथिंग लाइक 53.2 आ जाएगी, वो भी आप निकाल लें। उसके बाद आप नया वैक निकाल लोगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। जो भी है बहरहाल टाइम नहीं है, अदरवाइज़ मैं मज़ीद भी बनाने की कोशिश करता, या अगर मुमकिन हुआ तो बना लूँगा। बहरहाल इसके बदले सिर्फ अगर आप कुछ दे सके तो एक सब्सक्राइब दे दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।